सो रूल्स है कि देयर आर 10 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन के लिए आप लोग 30 सेकेंड पाओगे, ठीक है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को पॉज नहीं कर सकते हो, बिकॉज 30 सेकेंड में ही हर क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में कितने आप कर पाए वो मुझको आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को शायद 10 सेकेंड में अगर हो जाता है तो आप लोग स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो जल्दी, ठीक है। सो आप लोग करो और मुझे बताओ कि आप लोग कितने सही कर पाए आउट ऑफ 10।
तो चलिए हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट था नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe। ओके, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटम इन 558.5 ग्राम Fe। ओके, एंड यहाँ पर Fe का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप पहले मोल निकाल लो, ठीक है। अगर आप मोल निकाल लेते हो तो उसके बाद इजी हो जाता है। तो सबसे पहले कितना मोल है ये आप लोग निकालो। तो उसके लिए सो हमें पता है कि मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये है गिवन वेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबको ही पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नाउ गिवन वेट कितना है, सो गिवन वेट है इतना, तो मॉलिक्यूलर वेट है इतना। तो अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। सो ये क्या निकला, ये निकला कि मोल, नंबर ऑफ मोल से 10, लेकिन हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। अब तो इजी है। तो हमें क्या पता है कि एक मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो मोल का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ का एक मोल मतलब उसके एन मतलब ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स होता है एक मोल। आप देखो कि Fe तो Fe में कितने एटम्स है, अगर आप देखो तो Fe में एक ही एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe जो इसको आप इसका मॉलिक्यूल और एटम से ही पकड़ोगे, बिकॉज यहाँ पर एटम तो एक ही है। जैसे कि अब जैसे कि मान लो O2, ठीक है, O2। तो इस मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में एटम 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें एटम कितने हैं, इसमें एटम एक एटम है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होगा, तो उतने ही एटम होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब इस मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। Fe मतलब एक ही एटम, सो जितने ही मॉलिक्यूल्स उतने ही एटम, इसलिए सो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एटम फॉर Fe, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगा, Fe के लिए होगा, क्योंकि Fe में जो मॉलिक्यूल है वही एटम है, बिकॉज कोई जुड़वा या तुरवा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मिला है कि 10 मोल है, यहाँ पर जो ये 10 मोल है, ठीक है। सो जो 10 मोल है उसमें आपका होगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो ओके, सो हमें निकालना पड़ेगा कि ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ पर भी सेम हमें 60 ग्राम कार्बन गिवन है, ठीक है। सो 60 ग्राम कार्बन में अगेन आप लोग पहले मोल अगर निकालते हो तो इजी होता है।
तो ये कितना मोल होगा, इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो होगा 12 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोल होगा 60, ये गिवन क्वांटिटी और ये मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला से ये हो जाएगा 5, ठीक है। ओके सो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि टॉइस दैट इन इतने ग्राम कार्बन, तो 60 ग्राम कार्बन में 5, तो अगर टॉइस है तो कितने होगा। सो टॉइस मतलब 2 × 5 = 10, बिकॉज टॉइस लेने को कहा है तो इसका टॉइस 10 होगा, तो यहाँ पर भी 10 मोल और यहाँ पर भी 10 मोल। तो आंसर तो आ ही गया फर्स्ट से, तो और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट में आ गया। अगर नहीं आता तो सब देखना होता, तो फर्स्ट ही आंसर होगा, ठीक है। तो 10 मोल मतलब, और इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन यहाँ पर 2, 3 कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, मतलब जितना ही मॉलिक्यूल्स उतना ही एटम, ठीक है, इसके जैसा सेम है। सो 10 मोल मतलब 10 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। सो आपका आंसर आएगा पहला। ठीक है, तो आप नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट में कहा है कि ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में से हमें कहना है कि कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हमें पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है वो जानना पड़ेगा। सो पहले आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा गया है। तो इसमें एक कहा गया है कि अगर आप एक कंपाउंड लेते हो 2 एलिमेंट के, ठीक है, मान लो आप x और y को लेकर एक कंपाउंड लिए हो, ठीक है, XY है एक कंपाउंड। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट है, अगर इसके अलावा, इस कंपाउंड के अलावा अगर कोई दूसरा और तीसरा कोई कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो मान लो कि ये एक दूसरा कंपाउंड ए भी बनाया है और ये दूसरा कंपाउंड ए भी बनाता है। तो क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो x का जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो सेम है। और आप कह सकते हो कि x के मास को फिक्स्ड रखकर, देखो यहाँ पर भी जो x एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, ये CO हो सकता है, मान का चलो एज एन एग्जाम्पल है CO2 हो सकता है, ठीक है। तो सेम ये, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक एलिमेंट को फिक्स रखता हूँ इस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर पहले तो 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाना चाहिए, तो यहाँ पर x और y 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड बनाता है, और एक और भी कंपाउंड बना सकता है, राइट, लाइक XY3 एज एन एग्जाम्पल, तो ये बना सकता है। तो हम 2 को लेकर समझते हैं। तो अगर बनाता है तो इस दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट को फिक्स रखकर, ठीक है, तो मान लो आप हम यहाँ पर x को फिक्स रखकर, तो जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि y, वो उसका मल्टीपल रेशियो में होगा। ये है लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन के डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर कोई दोनों एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है तो वो कैसे बनाएगा, तो वो ऐसे ही बनाएगा कि अगर मान लो x के मास फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड, यहाँ पर भी 1x, यहाँ पर भी 1x फिक्स्ड, लेकिन जो दूसरा वाला है y, वो आप देखो कि यहाँ पर y है 1 और यहाँ पर y है 2, तो कितना गुना हुआ, 2 गुना हो गया, लेकिन ये तो फिक्स्ड है, x फिक्स्ड है, y 2 गुना हो गया। तो यही ए लॉ कहता है कि जो दूसरा कंपाउंड है वहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है, एक को छोड़कर, फिक्स्ड को छोड़कर, तो वो मल्टीपल रेशियो में होगा। यहाँ पर
वाई जो है, तो ये देखो 1:2 रेशियो में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी अगर ये होता तो ये तो 1:3 रेशियो में होता, मगर x को फिक्स रहना पड़ता, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके हो कि लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट अगर फिक्स रख कर तो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंपाउंड ये दोनों एलिमेंट मिलकर ही बनाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि x और y एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x y है, यहाँ पर भी x y है, यहाँ पर भी x y है, लेकिन जो x है वो फिक्स्ड है और जो y है वो अपने मल्टीपल रेशियो में है। तो यही है मेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप अब लोग ऑप्शन देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन है अब देखो यहाँ पर NH3 और NCl3, यहाँ पर N और H मिलकर कंपाउंड बना रहा है, लेकिन यहाँ पर N और Cl मिलकर कंपाउंड बना रहा है। तो ये दोनों अलग है, अगर अलग होगा तो नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, x और y। यहाँ पर भी x और y, अब y कोई भी हो, कितने भी हो, लेकिन x होना चाहिए, y होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, n है, लेकिन a और a अलग है, तो a और a अलग है, ठीक है। तो a फॉलो नहीं कर रहा। H2S, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर H नहीं है, O है, तो अलग है। यहाँ पर S, ठीक है, S तो है, लेकिन ये दोनों पूरा ही अलग है, तो नहीं होगा। कोई भी दो फिक्स्ड एलिमेंट कंपाउंड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट फिक्स्ड नहीं है, डिफरेंट है, सो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कुछ बहुत ही अलग है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Fe है, यहाँ पर Fe नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, कोई कुछ भी। तो आप डी, बिकॉज एलिमेंट अलग है। मैंने आपको समझाया कि एलिमेंट दोनों फिक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अब CO देखिए आप, यहाँ पर भी O ऑक्सीजन एंड CO कॉपर, एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कॉपर। और दूसरा चीज़, ऑक्सीजन कोई भी एक एलिमेंट का मास जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, कुछ नहीं, मतलब एक। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है यानी कि CU, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, मतलब 1:2 रेशियो में। तो ऑब्वियसली आंसर होगा ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि, तो हमें 3 आइसोटोप दिया है, ठीक है। एक है नियॉन का आइसोटोप है 3, एटॉमिक मास है 20, 21, 22, और इसका रिलेटिव एबंडेंस दिया है। इसका रिलेटिव एबंडेंस दिया है यहाँ पर 0.095, 0.0027, 0.22। अब देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास तो नियॉन का कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मैं बोल देता हूँ कि क्या गलती होता है ज़्यादातर, उसके बाद मैं सही करके दिखाऊंगा। कुछ लोग ये करते हैं कि कुछ लोग ये कर देता है, ठीक है। इसका 20, ठीक है, एटॉमिक मास, तो ये कितना है 0.9051 प्लस इसका 21 इंटू
0.027 प्लस इसका 22, ठीक है, इंटू इसका अबंडेंस है 0.0922 भाई ये 3, तो इसका एवरेज बोला है तो कर देते हैं 3 और यही हो जाता है गलत, ठीक है। तो ये अगर करते हो तो गलत होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ए, रिलेटिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। पहले क्यों 3 नीचे नहीं होगा इसको समझने के लिए आपको रिलेटिव मतलब क्या ये समझना पड़ेगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स, एक है ए है बी और ए सी, ठीक है। ए को एग्ज़ाम में मिला हाँ मान लो 50 आउट ऑफ 100, डी को मिला चलो 70 आउट ऑफ 100 और सी को भी 70 मिला आउट ऑफ 100, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 100 50 कितने को मिला, 50 मिला। ए बी और सी को सी में से कितने को 50 मिला, तो एक को ए मतलब ये जो एक बंदा है ए, इसको 50 मिला। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं तो 50 सिर्फ कितने को मिला ये नहीं, कितने में से कितने को मिला, तो आप कहोगे 1/3 को। क्यों? क्योंकि ये 3 लोग, ठीक है, ए बी और सी, ये 3 पीपल, ठीक है। 3 पीपल में से एक पीपल को 50 मिला। एंड सेम तरीके से 70 कितने में से कितने को मिला, तो 70 मिला 3 में से बी और सी मतलब 2 लोगों को, ठीक है। तो इसको आप कहोगे कि ये है रिलेटिव। अगर आप सिर्फ 1 कहते, ठीक है, सिर्फ 2 कहते तो ये होता एब्सोल्यूट, ठीक है। लेकिन अब कितने में से कितने को मिलता है ये आप ऑलरेडी बता रहे हो, तो इसको हम कहोगे रिलेटिव। अब अगर इसका आप एवरेज अगर आपको पूछे कि चलो बताओ तो तीनों ने इतने नंबर पाया, तो एवरेज नंबर क्या होगा, जो ये लोग पा रहा है उसका एवरेज नंबर क्या होगा, तो आप लोग कर सकते हो कि 1, सो 3 में से एक लोगों को मिला 50 प्लस, ठीक है, 3 में से 2 लोगों को मिला 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, तो ये जो होगा वो होगा, तो ये होगा इसका एवरेज मार्क्स, ठीक है। सो मैं आपको ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी नीचे 3 है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर नीचे 3 है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव मार्क्स है और यहाँ पर ऑलरेडी रिलेटिव वर्ड है, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑलरेडी अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू दिया है ना वो ऑलरेडी उसमें 3 बाई करके ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लिखा हुआ है तो ऑलरेडी 3 से डिवाइडेड है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए और एडिशनल से आपको 3 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट यही आंसर होगा, तो आप जो आएगा आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, आप देख लो यहाँ पर ऑप्शन जो है, ओके, एक ऑप्शन है 0.33, एक ऑप्शन है 20.187, ये ऑप्शन है 6.72 और ये ऑप्शन है 0.05। तो अब देखो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है, मतलब अगर आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालते हैं तो आप लोग करीब कर लोगे। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये करीब ये 1 के जितना है, ठीक है। तो मैं इसको 20 ही मान लेता हूँ, ठीक है, 20 से थोड़ा सा कम, ओके। ये कितना होगा,
ठीक है, ये कितना होगा, ये करीब करीब 0.01 के सिमिलर है। ठीक है, ये 0.1 के सिमिलर है, तो इसका वैल्यू 2.2 के आसपास आएगा। तो 22 के आसपास आ रहा है कि ओके। अगर आप इसको काटोगे तो 18, तो ये 18 के आसपास आएगा। ठीक है, ये 18 के आसपास आएगा, तो 18 और ये टोटल 21 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट। सो अब कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो इसका आंसर 20 आएगा, 20 पॉइंट। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ O2, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ O2 कितने हैं इन 32.2 ग्राम Na2SO4 10H2O। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ O2 ओके कितना है। ओके, O2 नहीं पूछा, ऑक्सीजन पूछा। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना है इन 32.2 ग्राम Na2SO4। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, तो सबसे पहले आप लोग मोल्स निकाल लो, तो उसके बाद ये इसके जैसे जो मैथ होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अगर आप पहले मोल्स निकाल लेते हो तो मोल्स निकालने के लिए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, सो गिवन वेट कितना है, तो 32.2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो Na2 मतलब 23 × 2 46 प्लस S32 O4 मतलब 16 × 4 64 प्लस H2 18 × 10 180। तो ये कितना होगा, एक 110 142 कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ इतना। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ये होगा 0.1। ये हुआ, ये क्या निकला, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स निकला। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या पता चला कि जो ए है इसका नंबर ऑफ मोल्स इतना गिवन है। तो चलो आप पहले एक मोल जो कंपाउंड है, एक मोल में कितने ऑक्सीजन है पहले आप वो निकाल लो, उसके बाद 0.1 मोल में आप निकाल लोगे। तो चलो देखते हैं कि एक मोल, ठीक है, एक मोल ये जो अमाउंट है उसमें कितने हैं। सो ये जो Na2SO4 10H2 है, यहाँ पर आप काउंट करो कि ऑक्सीजन कितने हैं। चलो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 10O मतलब 10 और यहाँ पर 4। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक मानकर चलते हो, एक कंपाउंड एक है, एक क्या पद में सोचते हो, तो ये होगा 10 ऑक्सीजन और ये होगा 4, उसका मतलब 14। अगर एक को स्टोइकोमेट्री समझते हो तो 14 वो होगा। लेकिन आप लोग इसको एक को मोल समझ लेते हो तो आप मान ही सकते हो। ठीक है, एक मोल, तो इसमें कितने मोल हुआ ऑक्सीजन, तो इसमें 14 मोल हुआ। ठीक है, सो एक मोल में 14 मोल आपको मिल गया ऑक्सीजन। सो इन एक मोल H2O जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, वो 14 मोल। ठीक है, यहाँ से
तो 14 मोल। तो हम निकाले हैं कि 32.2 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 मोल इंटू SO4 में H2 में कितने ऑक्सीजन होगा। तो ऑब्वियसली तो 1 में इतना, तो 0.1 में तो 1.4 हो जाएगा, 4 मोल ऑक्सीजन। तो अब इसका वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ ग्राम्स पूछा है, तो मोल को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। N इज इक्वल टू वेट, तो यहाँ पर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो वेट हो जाएगा N इंटू मॉलिक्यूलर वेट 1.4 मोल इंटू ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16 इंटू 1.4 कितना होगा, 6.4। ट्वेंटी 22.4 के आसपास, यस 22.4। तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथिलीन, ठीक है। सो पूछा है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, क्या करने को कहा है कि कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ इथिलीन। इथिलीन मतलब जो C2H4 है, ठीक है। तो इथिलीन इसको कंप्लीट कॉम्बसन किया है, तो ऑब्वियसली आपको कॉम्बसन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप बैलेंस करके भी आप कर सकते हो, मैं बैलेंस ही कर देता हूँ, चलो। तो क्या होगा, CO2 होगा और H2 होगा। अब बैलेंस भी कर सकते हो, और आप XY जो लेकर फॉर्मूला होता है अगर वो जानते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, बट मैं बैलेंस करके कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि 2, सो कितना ऑक्सीजन हुआ, 4 5। ओके, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 4 कर दो। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हुआ, 2, और 2 इंटू 2 4, 6, टोटल 6 ऑक्सीजन। मगर यहाँ पर अभी 2 है, हमें 6 करना है बैलेंस करने के लिए, तो 3 कर लेंगे। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी। तो यह है कॉम्बसन का फॉर्मूला। अब ठीक है, तो इसको हमें कंप्लीट कॉम्बसन करने के लिए पूछा है कि कितने ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, 2.8 kg ए गिवन है, सो ये 2.8 kg गिवन है, ठीक है। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला है कि पहले इसको मोल कर लो तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो 2.8 kg मतलब इसका कितने मोल, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 24 प्लस 28, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसका मोल कितना होगा, 2.8 बाई 28 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर इसका मोल 0.1 मोल हो गया। तो आप इजी आप कर लो। अब कुछ नहीं मतलब यहाँ पर एक, ठीक है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर एक है, तो एक में कितना मोल लग रहा है, एक में 3 मोल लग रहा है। तो एक फॉर 1 C2H4 1 मोल C2H4 ऑब्वियसली, तो 3 मोल O2 कॉम्बसन हो रही है, ठीक है। अगर आप 0.1 मोल लेते हो तो कितने होगा, 0.3 मोल होगा, इजी। ओके, तो ये केजी में दिया है कितना, तो ठीक है आप कर लो। वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल्स O2 के कितने मोल निकला, 0.3 मोल निकला, और O2 के मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32 है, सो 9.6 kg हो गया आंसर। मोल्स ऑफ Mg3 कितना है, ये हमें पूछा है, और क्या गिवन है, पूछा है कि इसमें
0.2 मोल ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Mg3PO4 क्या होगा, कितने मोल Mg3PO4 होल 2 में 0.25 यानी कि 1/4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। तो हर मैथ की तरह इसमें भी आप पहले एक मोल में कितना है वो निकाल लो, तो तब इजी हो जाएगा। तो पहले चलो, सो 1 मोल Mg3PO4 होल 2 में कितने ऑक्सीजन के एटम है वो देख लो। यहाँ पर देख सकते हो कि 4 × 2 मतलब 8, 8 ऑक्सीजन के एटम हो रहा है, 8 ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर आप इसको मोल मान लेते हो तो ये भी मोल हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल Mg3PO4 होल 2 में 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम है। तो ओके, तो ए गिवन है, ए पूछा है, तो इसको उल्टा कर लो ना। 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम, 1 मोल Mg3PO4 होल 2 में है, तो 1/4, ठीक है। 1/4 मोल्स ऑक्सीजन एटम कितने में होगा, 1 × 1/4 × 8 इज इक्वल टू इतने। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो आंसर है आपका डी। सो यहाँ पर पूछा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन और फिल्ड इन ए स्टील वेसल ऑफ एंड एक्सप्लोडेड, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। इसको एक वेसल में बंद कर दिया, इसको एक वेसल में बंद कर दिया, ठीक है। एंड एक्सप्लोडेड मतलब रिएक्शन हुआ। सो ऑब्वियसली अगर आप इस दोनों को मिक्स करोगे, एक वेसल में दे दोगे, तो ये लोग रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। सो कितने H2 कितने होगा ये पूछा है, ठीक है। तो ये तो ईजी है, तो 1 मिनट, तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोग इसको मोल कर लो, तो ईजी होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम H2 मतलब कितने मोल हुआ, हाँ ओके। सो ऑब्वियसली 10 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, 5 मोल्स, तो ये है 5 मोल। और ये कितना मोल है 64 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, यानी क्या होगा 2 मोल, ठीक है। 2 मोल्स और 2 एक गिवन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पर H2O भी 5 मोल्स गिवन है और O2 भी 2 मोल्स गिवन है, तो तब क्या करना पड़ता है, तब हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अब पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, चलो। तो इसको बैलेंस कर लो, पहले इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो गिवन 5 मोल्स, यहाँ पर 2 मोल्स। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बता दूँगा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर करोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या,
लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो जल्दी ख़त्म हो जाता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। आप अगर आप इसको और इसको लेते हो, मान लो आप, ठीक है, मान लो आप ए को लिया, ठीक है, 100 ग्राम, और आप बी को लिया, ठीक है, मान लो 50 ग्राम, और इसका भाई एक और इसका एक ही रिएक्टेंट रिएक्ट होती है, तो इसमें से कौन जल्दी ख़त्म होगा? तो जिसका वैल्यू कम है, जिसका अमाउंट कम है, वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट। मतलब अगर इसके 1 ग्राम इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो इसके जो 50 ग्राम है, 50 ग्राम भी इसके कितने ग्राम को लेकर रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली 50 ग्राम ए को लेकर रिएक्ट करेगा। अब सुनो ध्यान से, जब 50 ग्राम बी और 50 ग्राम ए रिएक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर जो बी बचेगा ए होगा 0, ठीक है, ए हो जाएगा 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर, ठीक है, अभी भी यहाँ पर 100 में से 50 चला गया तो कितना बचा? 50 ग्राम ए अभी भी रिमेनिंग है। तो कौन जल्दी ख़त्म हो जाएगा? तो बी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ए हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जो जल्दी ख़त्म हो जाता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अभी भी ए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसका कोई काम नहीं, बिकॉज से किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसको साथ रिएक्ट करने के लिए, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। सो और एक बात, तो आप जब कैलकुलेट करोगे कि कितने अमाउंट और जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा, तो आप किसके बेसिस में कैलकुलेट करोगे? अब ध्यान से सोचना, आप ए के बेसिस में करोगे क्या आप बी के जो अमाउंट है इसको लेकर करोगे? आप ए के 100 ग्राम के लेकर कैलकुलेट करोगे कि आप बी के 50 ग्राम लेकर कैलकुलेट करोगे? अब सोचो, अगर आप ए के 100 ग्राम लेकर कैलकुलेट करते हो तो वो तो प्रैक्टिकली तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए का 100 ग्राम रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ए का 50 ग्राम रिएक्ट कर रहा ओनली 100 में से, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा अगर इसको लेकर आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन बी का जो 50 ग्राम था वो तो पूरा ही रिएक्ट हो गया और 0 हो गया, ठीक है, बी का 50 ग्राम पूरा ही रिएक्ट हो गया। तो अगर आप बी के 50 ग्राम को लेकर कैलकुलेट कर इसके आंसर को निकालते हो तो पूरा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है यहाँ पर बी, उसको लेकर आप प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम तरीके से अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 स्टोइकोमेट्रिक 2 है, तो आप इसको 2 मोल्स भी मान सकते हो। सो लेट्स से 2 मोल्स H2O के साथ 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है। सो इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, आपका ही जो आसान होगा आपको समझने में। तो इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। सो 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर गिवन कितने हैं? गिवन 2 और यहाँ पर गिवन 5, तो 2 मोल ऑक्सीजन। अब बताओ कि 1 मोल के साथ अगर 2 रिएक्ट करता है तो 2 मोल के साथ कितने रिएक्ट करना चाहिए? सो 2 × 2 4 मोल्स रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। सो 4 मोल्स रिएक्ट कर गया। सो इसके जो 2 मोल्स है इसके साथ इसका 1 मतलब 4 + 1, तो इसका 4 मोल रिएक्ट कर गया। लेकिन अभी भी 1 मोल रिमेनिंग है, ठीक है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 मोल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो ऑक्सीजन के बेस पर ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप अगर एग्ज़ाम में तो आप इतना कुछ नहीं करोगे, एग्ज़ाम में मैं शॉर्ट तरीके जो है वो है क्या करोगे, पहले जो गिवन मोल्स है वो आप लिख लो 5 2, ठीक है, गिवन मोल्स। तो आप क्या करोगे,
मोल्स बाई स्टोइसियोमेट्री, ये जो मोल्स है, ठीक है, इसको इसके स्टोइसियोमेट्री से डिवाइड कर दोगे, इसका भी जो मोल्स है इसका स्टोइसियोमेट्री से डिवाइड कर दोगे, और करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो लोअर होगा, यहाँ पर 2.5 और 2 में से 2 लोअर है, ठीक है, सो L से लोअर और L से लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से। तो इससे भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। सो अब हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हाइड्रोजन को 5 लेकर नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को 2 लेकर ही करेंगे। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। सो चलिए, सो ठीक है, हमें H2 कितना फाइंड करना है। तो एक मोल O2 के साथ कितने, एक मोल O2 से कितने मोल H2 निकलता है रिएक्ट करने के बाद, 2 मोल्स, ठीक है। सो गिवन कितना है, गिवन 2 मोल्स, तो इसको लेकर कैलकुलेट करना है। तो 2 मोल के साथ 4 मोल्स H2, ठीक है। आंसर होगा 4, आंसर होगा बी। ओके, सो A7 था, ठीक है, सॉरी A7 था, A7। CHN, इसको, इस 3 एलिमेंट को लेकर एक कंपाउंड यहाँ पर है जो हमें फाइंड करना है, और इस तीनों के वेट के रेशियो हमें गिवन है, A9:1:3.5, ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है। ये जो कंपाउंड होता है, जो भी है, जो भी एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, 108, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कितना निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखो, अब जो इस तीनों एलिमेंट का जो वेट का रेशियो है वो इतना है। रेशियो मतलब क्या, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसको अगर आप डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ, आप अगर आप काट दोगे तो अल्टीमेटली रेशियो ए होगा। तो उसका वैल्यू ए भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो भी ए होगा, उसका वैल्यू ए भी हो सकता था अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली रेशियो तो यही होता, आप समझ रहे हो। सो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि इसके मल्टीप्लायर में होगा। अब 2 मल्टीप्लायर में या 3 मल्टीप्लायर में, वो तो हमें नहीं पता। तो चलो एक मल्टीप्लायर हम मान लेते हैं, जैसे कि चलो मान लेते हैं। सो अब मान लो कि x मल्टीप्लायर है, क्योंकि हमें नहीं पता x। सो इसका होगा 9x, इसका होगा x, और इसका होगा c होगा 9x, h होगा 1x, और n होगा 3.5x, ठीक है। सो ठीक है, अब इसका वेट का रेशियो है, तो वेट हम लेट कर लिया, ठीक है, वेट हम मान लिया। तो इसका जो वेट का टोटल है वो कितना है, 108, तो इसका टोटल भी 108 कर दो। सो कितना होगा, नाइन से 9, 1, 2, 3 से 4, तो आंसर आ जाएगा 8। ये जो x होगा इसका वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो अब आप निकाल लोगे यहाँ पर x को जो वैल्यू है वो बिठा दो, सही हो जाएगा।
ये क्या है, ये वेट निकला। क्यों वेट निकला? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वेट का रेशियो दिया था, ठीक है। तो ये वेट, ठीक है, वेट। तो वेट दिया है तो आप लोग कितने एटम है वो निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि सी का एक एटम में इसका वेट कितना होता है, 12 होता है। तो 72 मतलब सी के कितने एटम हैं? ऑब्वियसली 6 × 12 मतलब सी का 6। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1 होता है, 8 है मतलब H8, ठीक है। नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है? आई थिंक 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर है 28 मतलब कितना है? 2, बिकॉज 14 × 2 28 आएगा, 1 × 8 8 आएगा, 6 × 12 ये आएगा। तो 6 तो 8 तो 2, ठीक है। तो आ गया C6H8 N2, ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट में कहा है कि NH3 और O2 को रिएक्ट करा है और इसमें NO एंड H2 निकला है, ठीक है। सो इसका भी 1 मोल गिवन है और इसका भी 1 मोल गिवन है, ठीक है। तो पहले आप बैलेंस कर लो। ठीक है, 4 4 12 10, ठीक है। तो अब देखो, ये तो पहले जैसा ही है। इसमें बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मैं और नहीं समझा रहा क्योंकि एक ही चीज़ है। आप देख लो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, मतलब कौन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके 4 मोल से इसका 5 मोल रिएक्ट हो रहा है, तो मैं शॉर्ट तरीके से कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला मोल बाई इसका स्टोइचियोमेट्री, मोल बाई इसका स्टोइचियोमेट्री। सो इसका जो डिनोमिनेटर है ये ज़्यादा है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये लोअर है, मतलब ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो मगर स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है कि NH3 पहले ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा रॉन्ग हुआ ना, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा मगर NH3 नहीं ख़त्म होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो है रॉन्ग, ठीक है। O2 will be consumed फर्स्ट, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस, स्टेटमेंट 2 इज राइट। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो ये पहले की तरह ही है, तो ये मैं नहीं बता रहा। आप लोग पहले जैसा भी कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल, और इसमें से ही कर सकते हो। सो यहाँ पर एक कंपाउंड है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका बोला है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 80 ग्राम। C इज इक्वल टू बोला है कि 24 ग्राम इसका वेट दिया है। H के इसका वेट, ठीक है, H का वेट गिवन है 4 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट दिया है 32 ग्राम गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर C का 24 ग्राम है, लेकिन C का जो 1 एटम है उसका कितने वेट होता है? मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 24 ग्राम। इसका मतलब C कितने है? C2 है ऑब्वियसली, बिकॉज 12
अगर 2 लेते हो 24 होगा। एच कितने है, एच का एक एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 1 ग्राम, लेकिन यहाँ पर दिया है 4 ग्राम। उसका मतलब कितना है, ऑब्वियसली 4 है। ऑक्सीजन एक का जो मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बोलो और एटॉमिक वेट बोलो, लेकिन यहाँ पर 32 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है इसलिए 32, ठीक है। सो ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन आपको एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है तो इसके सिंपलेस्ट रेशियो कर दो, ठीक है। 2:4:2 इसका रेशियो क्या होगा, सिंपल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर CH2O। सो 1 मतलब कुछ नहीं, CH2O, ठीक है। आंसर आ जाएगा D। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कितने सही हुए 10 में से। और अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड और कुछ, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस में आप वीडियो चाहते हो नेक्स्ट, ठीक है। सो बाय।